तो दोस्तों होमेज इन्वर्टर पेयरिंग सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है और इसमें आज हम इसके जो मज़ीद टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे कि इसके मुख्तलिफ सेक्शन किस तरह काम करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने इसके एसी डीसी साइड के ऊपर बात की थी और इसका जो चार्जिंग सेक्शन है ये वाला इसके ऊपर बात की थी, बैटरी सेंस सेक्शन के ऊपर बात की थी और ओवरऑल इसका जो मैंने व्यू दिया था। इस सेक्शन में हम ये चेक करेंगे कि इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो बेसिकली काम किस तरह करता है। देखें हमारे जो दूसरे IP21 सिस्टम है ना, जितने भी उनमें जितना आपका स्ट्रक्चर है वो सारे इन्वर्टर में वो इस तरह बना होता है कि उसके चार जो IGBTs हैं वो बैकअप के मोड पे ब्रिज बन जाते हैं और जैसे ही आप चार्जिंग या सोलर पे उसको ऑन करते हैं तो वो बैटरी चार्जिंग के दौरान वही जो चार IGBTs हैं वो स्विचिंग का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जब आप बैटरी के बैकअप मोड पे इन्वर्टर को ऑन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो आपका ये जो चापर है ये AC करंट निकालता है और ये आगे चार डायोड जो लगे हुए हैं इसके ये वाले, ये 1560 इनका नंबर होता है, ये वाले ये उनको DC में बदलते हैं। DC में बदल के ये आगे उसको फर्दर H ब्रिज सर्किट में पार्सल कर देते हैं, भेज देते हैं। तो इसमें ये सिनेरियो होता है। जबकि चार्जिंग जब हम ऑन करते हैं तो चार्जिंग के दौरान ये वाला जो चापर है ये वाला ये चापर काम करता है, ठीक है, और चार्जिंग को यही टारगेट कर रहा होता है। वो कैसे कि ये आपका जो मॉसफेट लगा हुआ है चार्जिंग के ऊपर ये ऑन होता है और ये आगे ड्राइव करता है इसको और ये आगे डायोड लगा हुआ है चार्जिंग के लिए जो आपकी बैटरी को चार्ज करता है, यानी एज ए डायोड की तरह ब्रिज की तरह काम करता है। क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव है वो तो सीधी सीधी बैटरी को निकल के चली गई और जो नेगेटिव है वो देखें यहाँ से इस के थ्रू होते हुए मॉसफेट के थ्रू होते हुए यानी चापर के थ्रू होते हुए ये यहाँ से आगे काम कर रही है और ये डायोड इसके इंटरनली काम कर रहा होता है, यानी इसको DC में करंट को कन्वर्ट करके आगे दे रहा होता है। तो ये तो तरीकाकार है इसकी चार्जिंग सेक्शन का। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमारा साइड कार्ड है इसकी आप ड्राइव में अलग से भी टेस्ट कर सकते हैं। ये इसको कुछ लोग साइड कार्ड बोलते हैं और कुछ इसको ड्राइव कार्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ओपन इसकी अपनी चेक करना चाहते हैं ड्राइव में तो इसको बाहर निकाल के -12 और +12 वोल्टेज देंगे तो आगे ये जो आपकी ड्राइवें हैं ये यहाँ से निकालना शुरू कर देगा। जो पल्सेस है यानी जो पल्सेस इसको सिस्टम से मिलती हैं उस पर आपने सिर्फ 1.5 वोल्ट की ड्राइव जो है वो देनी है इसको, तो उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है और जो आसान तरीकाकार है वो ये है कि ये मॉसफेट बाहर निकाल के तो यहाँ इनके गेट टू सोर्स के ऊपर भी आप ड्राइव ले सकते हैं, यानी मीटर के थ्रू, अगर एनालॉग मीटर है फिर भी और डिजिटल मीटर है तो फिर भी यहाँ पे कुछ मिली वोल्टेज की या मैक्सिमम 1.5 वोल्ट की यहाँ पे ड्राइव बनती है, तो उस तरह भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इनकी जो ड्राइव है इसके ऊपर जो रेजिस्टेंसें लगी होती हैं वो यहाँ पे समझ लीजिए ये 220 ओम की रेजिस्टेंस इनकी गेट के ऊपर लगी होती है और जो गेट टू सोर्स रेजिस्टेंस है वो 49K की लगी होती है और सब में यही नंबर कंपनी यूज़ करती है। और अगर DC साइड की तरफ आएँ तो यहाँ पे जो कंपनी नंबर यूज़ करती है वो 10 ओम और 20K का नंबर यूज़ करती है, जो गेट टू सोर्स 20 ओम और गेट के ऊपर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके साइड कार्ड को देखें तो इसका जो साइड कार्ड है ये भी अपने अंदर एक पूरा जहान लिए हुए है, यानी इसमें 3525 भी बिल्ट इन है, ये सप्लाई सेक्शन भी बिल्ट इन है, ये मेन सेक्शन भी बिल्ट इन है और ये माइक्रो कंट्रोलर भी इसी कार्ड के अंदर ही बिल्ट इन है। और यहाँ पे ये जो माइक्रो कंट्रोल अपना 3525 है ये अपना PC817 है, ये इस 3525 की ड्राइव को कंट्रोल कर रहा होता है और इसी से यहाँ आप इसको शॉर्ट करके तो इसकी स्विचिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो कपलर लगा हुआ है ये आपकी जो IC है मेन सप्लाई 3843 उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, बात दोस्त पूछ रहे होते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो कपलर है वो किस IC के साथ लिंक है। तो उसके लिए मेरे भाई आप सीधा सीधा यहाँ पे ये जो कंपनसेशन का पॉइंट है और जो कपलर का पॉइंट है ये आपस में शॉर्ट होगा तो मीटर से आप शॉर्टेज चेक कर लेंगे, जिसके साथ वो उसका लिंक जा रहा होगा मिल रहा होगा वही कपलर उस मुतलका IC का के ऊपर स्विचिंग का काम करेगा, ठीक है। जिस तरह ये IC है ना 3525 तो इसको ये जो पॉइंट है ये इस कपलर के साथ शॉर्ट करेगा, बल्कि ये देखें सीधा सीधा यहाँ से इसका ट्रैक इधर ही जा रहा है। तो इस तरह आप आसानी के साथ ये ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा कपलर जो है वो किस IC के ऊपर काम करता है। तो ये इसका जो है वो पावर सप्लाई का सेक्शन है, यहीं पे इसका जैक लगता है पावर सप्लाई वाला। कुछ लोग जो है ना वो फ़ैन वाले जैक में पावर सप्लाई का स्विच ऑन ऑफ वाला लगा के तो टेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये फ़ैन वाला है और ये आपका पावर सप्लाई वाला जैक है। अच्छा, उसके अलावा इधर आएँ तो ये है आपका मेन वापडा सेंस वाला
सेक्शन ये वाला LM358 IC लगा होता है यहाँ पे वापडा की सेंसिंग के लिए, और यहाँ पे ये NPN और PNP और A2 के ट्रांजिस्टर भी हैं, और यहाँ पे कुछ छोटे नंबर डिस्टेंसों के यूज़ हुए हैं, जिस तरह ये 24 के और 800 के 400 के बड़े नंबर भी हैं। ज़्यादातर बड़े नंबर में फ़ाल्ट आता है, छोटे नंबर इसमें काम ख़राब होते हैं, और ज़्यादातर इस सेक्शन में जो इशू आता है वो आपका ड्राई सोल्डिंग का इशू आता है। मैंने पहले भी बताया था पिछले पार्ट में शायद कि यहाँ पे ये जो इन्वर्टर है होम एज में, इनमें सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है वो ड्राई सोल्डिंग का ही आता है। तो इसकी जो ड्राई सोल्डिंग है वो आपने लाजमी टेस्ट कर लेनी होती है। एंड भी ये जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है ये भी अक्सर जो है वो ड्राई सोल्ड का शिकार होता है, और ये मोस्टली मैंने देखा है केसेस में कि ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है ना इन इन्वर्टर में वो इसकी ड्राई सोल्डिंग होने की वजह से आता है। तो जब भी आपके पास इन्वर्टर आए, चाहे किसी भी फॉल्ट में उसका AC DC सेक्शन ख़राब हो, तो आप कोशिश करेंगे एक दफ़ा उसका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको लाजमी एक दफ़ा आप वॉश करें, साफ़ करें, और उसको उसके सारे जो पॉइंट हैं उनको एक दफ़ा रीसोल्ड करें, ताकि उसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाए, और अगर कोई पॉइंट बिल्कुल ड्राई सोल्ड हो गया तो वो भी प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करे। तो ये इसके साइड कार्ड का एक छोटा सा तारुफ था। इसमें बस यही 3-4 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे इसका ये 78.5 लगा होता है जो इस माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करा रहा होता है। तो इसके अलावा अगर और इसमें देखें तो ये इसका ब्रिज है, और ये ओवरलोड सेक्शन है इसका, और यहाँ पे ये 4 डायोड लगे हुए हैं जो इसके AC करंट को DC में बदलते हैं। और इसके अलावा ये कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैपेसिटर अक्सर ख़राब हो जाता है जिससे आपका इन्वर्टर ज़्यादा एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें एक फ़ॉल्ट आता है कि इन्वर्टर एम्पेयर ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। ये भी बड़ा कॉमन फॉल्ट मेरे जहन में आगा, आपको बताता चलूँ। यानी आप सप्लाई के साथ लगाते हैं तो 5 एम्पेयर की जो सप्लाई है ना उस पर अक्सर इन्वर्टर ऑन ही नहीं होता सिरे से। वो अपने जो खाली ऑफ दी लोड जो वो इन्वर्टर है वो 8-9 एम्पेयर ले रहा होता है, वो बैटरी पे तो ऑन हो जाएगा लेकिन सप्लाई पे ऑन नहीं होगा। तो उसका जो फॉल्ट है ना वो मुख्तलिफ जगह से आता है। यानी उसका फॉल्ट आपका ये जो चार्जर है ये ड्यूरिंग बैकअप ऑन रहे, साथ चलता रहे, फिर भी ये फॉल्ट आता है। और किसी DC साइड में किसी एक मॉसफेट की ड्राइव बंद हो जाए फिर भी ये फॉल्ट आता है। और आपका आगे ये जो कैपेसिटर है ये प्रॉपर तरीके से काम ना करे या ख़राब हो जाए, इंटरनली शॉर्ट हो जाए, तो फिर भी इसमें ये फॉल्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ना इसकी जगह बाद दफ़ा यहाँ पे माइलर लगा होता है। तो वो माइलर जो है ना वो अक्सर ख़राब होता है, और उसके ख़राब होने की वजह से भी आपका जो यूनिट है वो ज़्यादा एम्पेयर लेता है। तो उसकी बेहतरीन तरीका कार टेस्टिंग का यही है कि अगर बिलफर्ज यहाँ पे किसी की ड्राइव बंद हो गई है तो आप यहाँ पे छोटा जो लैंप है, बल्ब है, वो लगा के तो पीछे स्विचिंग ऑन करके तो चेक कर सकते हैं कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो प्रॉपर 300 वोल्ट बन रहे हैं और बल्ब प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे किसी एक की भी ड्राइव बंद होगी ना तो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बूस्ट करेगी और चापर में ची इस तरह की आवाज़ आएगी, ठीक है। और आपका जो बल्ब है वो भी इस तरह फ्लिकरिंग करेगा, यानी उसकी जो लाइट है ना वो ब्लिंक करेगी, ठीक है, और प्रॉपर ऑन ऑफ नहीं होगा, यानी वो जलेगा नहीं। तो आप समझ जाएंगे कि हमारे किसी मॉसफेट की ड्राइव जो है वो बंद है, और फिर आप अपनी एक की रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्यों जो है वो इसकी ड्राइव बंद है। अच्छा, अगर आपका चार्जर साथ में ऑन हो रहा है बैकअप के दौरान तो फिर क्या होगा कि आपका ये जो हीट सिंक है ये बहुत ज़्यादा हीट होगा, गर्म होगा, क्योंकि बैकअप के दौरान उसका चार्जर काम कर रहा होगा। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 2 मॉसफेट हैं यहाँ पे आप इसकी सोर्स और ड्रेन को शॉर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या पीछे एम्पेयर डाउन हुए या नहीं हुए। और उसकी एक निशानी ये होगी कि यहाँ पे आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज हैं वो बढ़ जाएंगे, वो 300-350 वोल्टेज चले जाएंगे और आगे जो एम्पेयर है वो डाउन हो जाएंगे। तो अगर ये ऐसा हो तो फिर आपका ये जो फीडबैक का सेक्शन है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे भी फॉल्ट हो सकता है। और फिर आप इन दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ आगे ये 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है जो सीधे आपके सिस्टम में जा रही होती है और इसकी फीडबैक को जो माइक्रो कंट्रोलर है वो रीड कर रहा होता है, तो वो रेजिस्टेंस भी अक्सर ख़राब हो जाती है। और तीसरा और आखिरी इसमें जो फॉल्ट ज़्यादा पे लेने वाला वो ये है कि आप यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो चेंज करेंगे, ठीक है, ये वाला, इसको निकाल के चेक नहीं करना, या इसकी जगह माइलर लगाना है या सिरे से कैपेसिटर ही नया लगाना है और वो लगा के तो फिर आपने टेस्ट करना है कि क्या हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर आउटपुट पे गया या नहीं गया, यानी एम्पेयर उसने डाउन किया या नहीं किए। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे इसके फॉल्ट जो हैं वो आते रहते हैं और अब एक आध वीडियोज़ में या 3-4 वीडियोज़ में पूरे इन्वर्टर का हाथा का लेना ये मुमकिन ही नहीं होता सिरे से। तो ये मेन फॉल्ट जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये जो 4 पार्ट हैं हमारी वीडियो के, ये खास तौर पे जो छोटे इन्वर्टर के ऊपर बनी हैं इनको लाजमी देखें। और इस इन्वर्टर के मतलब मैंने बहुत कुछ जो है वो मालूमात दे दी है इन 4 वीडियोज़ में, सारी तो खैर मैं नहीं दे सका।
ओवरऑल जो इसमें फ़ॉल्ट आते हैं वो सब मैंने बता दिए हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फ़ॉल्ट आते हैं ना बाद दफ़ा के जो है ना वो बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता। मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि हमेशा फ़ॉल्ट एक जैसा होगा, एक ही फ़ॉल्ट होगा, कॉमन फ़ॉल्ट होगा, लेकिन उसका पुर्जा हमेशा अलग अलग होगा। यानी वो एक अज़राहित फ़नन ये बात किया करते थे। तो ये बात उनकी किसी हद तक ठीक भी है कि बाद दफ़ा फ़ॉल्ट एक ही होता है। मिसाल के तौर पे ओवरलोड का फ़ॉल्ट आ गया, ठीक है, तो वो फ़ॉल्ट बाद दफ़ा 3 मुख्तलिफ़ जगहों से हो सकता है निकले, यानी फ़ॉल्ट सेम है, पुर्जा हर दफ़ा अलग है। तो ये ओवरऑल तो खाता करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना हो सका मैंने इसमें बता दिया, और उम्मीद है आप दोस्तों को नया इसमें ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर मज़ीद कोई मैं प्ले लिस्ट में जो है ना वो कोर्सेज़ डालूँगा, कोई नए फ़ॉल्ट के साथ, ख़ास तौर पे जो साइड कार्ड है उसके फ़ॉल्ट के साथ मैं नए फ़ॉल्ट के साथ इंशाल्लाह आऊँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ बताई जाए जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत कम है, या बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं, या अगर कोई जानते भी हैं तो वो बताते ही नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा एक मसला है हमारे पाकिस्तान में। तो हालांकि इल्म को शेयर करना चाहिए, इल्म को फैलाना चाहिए, इल्म फैलाने से बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो का ख़त्म यही करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।